एक अन्य प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, वित्तीय वर्ष 2003-4 में एक ही कुल आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 1.5 लाख रुपए है। उसने समान भविष्य निधि में 2,000 रुपये प्रति माह तथा जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में 3,000 रुपये वार्षिक जमा किया। उसने 10,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा तथा 4,000 रुपये प्रधानमंत्री निधि में दान किया। ए के लिए आयकर की गणना कीजिए। दिया है ए कटौतियाँ, कौन कौन सी कटौतियाँ लेंगे। नंबर 1 मानक कटौती, कुल वार्षिक का 1/3 भाग या 25,000 रुपये जो भी कम हो। नंबर 2 प्रधानमंत्री राहत निधि में 80G के अंतर्गत दिए दान का 100%। बी आयकर की दरें, कर योग आय, आयकर की दर 50,000 रुपये तक 0, 50,001 रुपये से 60,000 रुपये तक, 50,000 रुपये से ऊपर आय का 10%। नंबर 3 60,001 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक 1,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये से ऊपर की आय का 20%। सी भाग आयकर में छूट, धारा 88 के अंतर्गत बचत के लिए जमा धन का 20% या 20,000 रुपये जो कम हो। डी अधिभार, आयकर में छूट के बाद देय आयकर का 10%। ये कब निकालेंगे, यदि कर योग आय का 1,000 रुपये से अधिक होने पर। अगर कर योग आय 1 लाख रुपये से अधिक है तभी निकाला जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। पहला स्टेप होता है सकल आय। सकल आय इसमें दे रखी है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये। अब हम निकालते हैं मानक कटौती। मैंने जो कटौतियाँ दे रखी हैं आप देखें, उसमें 2 दे रखी है, मानक कटौती और प्रधानमंत्री राहत निधि में। तो पहले हम निकाल रहे हैं मानक कटौती। 1.5 लाख का 1/3 तो ये आ गया 50,000 रुपये। 50,000 रुपये प्रश्न में दिया हुआ है 1/3 या कितना 25,000 रुपये जो भी कम हो। तो प्रश्न के अनुसार मान्य राशि कितनी है 25,000 रुपये। अब दूसरी कटौती है प्रधानमंत्री राहत निधि में 80G के अंतर्गत कितना धन जमा किया उसने 4,000 रुपये। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 100% छूट होती है तो छूट हो गई 4,000 रुपये। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे अब कर योग। अगला स्टेप होता है कर योग्य आय 1.5 लाख रुपये माइनस ये दोनों कटौतियाँ दे रखी हैं 25,000 प्लस 4,000 बराबर 1.5 लाख माइनस 29,000 बराबर 1,21,000 रुपये। तो ये दोनों कटौतियाँ इसमें से घटा दी गई हैं। तो ये कर योग आय आ गई। इस कर योग आय से निकालेंगे आयकर, देय आयकर या खाली आयकर भी ले सकते हैं। जो 3 दरें दे रखी हैं आप प्रश्न में देखिए, जो 3 दरें दे रखी हैं तो ये जो आ रही है ये क्या किससे आ रही है 60,000 रुपये से अधिक और 1.5 लाख के बीच में आ रही है। तो इसमें जो आयकर क्या दिया हुआ है प्रश्न में देख लीजिए 1,000 रुपये प्लस 1,21,000 माइनस 60,000 का 20%। जो स्लैब दे रखी है उसमें से केवल एक ही लागू होगी, ये ध्यान रखना है। सुविधा के लिए आपका एक ही स्लैब लागू होगी। तो जो हम देखते हैं यहाँ जो बचा है उसको हम देखते हैं। ये स्लैब 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, किसमें 3 में है। और 3 में दिया हुआ है 1,000 रुपये प्लस 60,000 से ऊपर की इनकम 1,21 माइनस 60 का 20%। 1,000 रुपये ये कितना बच गया 60 घटा देंगे 40 कितना बच गया ये 61,000 का 20%। 20/100 1 0 2 0 1 0 2 0। तो ये हो गया आपका 1,000 प्लस 0 2 0 0 2 1 2 2 6 12। तो कितना हो गया ये 13,200 रुपये। 13,200 रुपये ये आपका आ गया। क्या आ गया ये आयकर।
अगला स्टेप होता है छूट निकालेंगे धारा 88 के अंतर्गत जमा धन। अब जमा धन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जमा धन 2000 रुपये प्रति माह उसने जमा किए हैं, तो 2000 इंटू 12 प्लस और क्या जमा किया हुआ है 3000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम, और क्या किया हुआ है 10,000 रुपये का विकास पत्र खरीदा हुआ है। तो ये आ गया 12 दूनी 24,000 प्लस 10 और 3 13,000 बराबर 24 और 13 कितना हो गया 37,000 रुपये। ये केवल उसने जमा किया है 88 के अंतर्गत। इस पर छूट निकाल लीजिए, प्रश्न में दिया हुआ है छूट कितनी है 20%, 10 20 10 20 7400 रुपये प्रश्न में दिया था जो कम हो, तो 7400 रुपये मान हो गया। तो अब निकाल देंगे छूट के बाद आयकर। छूट के बाद आयकर कितना था 13,200 रुपये, उसमें से 7400 रुपये की हमको छूट मिल गई। तो घटा दीजिए तो कितना रह गया ये 0 0 12 में 4 गया 8, 12 में 7 गया 5, 5800 रुपये। तो 5800 रुपये हमारा क्या हो गया छूट के बाद आयकर। एक कॉलम और रह गया लास्ट का अधिभार, तो इसमें अधिभार लिखेगा, उसमें लिखा हुआ 1 लाख से अधिक होने पर, क्योंकि कितने आई है 1,21,000 आई है, अतः हमें अधिभार देना होगा। अधिभार सरचार्ज कहते हैं इसको, जो हमारा क्या आता है आयकर आता है उसका 10%, 10/100 2020, तो कितना आ गया ये 580 रुपये। तो 580 रुपये अधिभार हो गया, इसलिए कुल आयकर कुल देय आयकर बराबर 5,800 रुपये प्लस 580 रुपये। इन दोनों को आप इसके अंदर जोड़ दीजिए तो आ गया 6,380 रुपये, 6,380 रुपये। तो यह है इस प्रश्न में देय आयकर होगा। प्रश्न 5, सुमित की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये मासिक आय, वह 48,000 रुपये अपने समान भविष्य निधि में तथा 12,000 रुपये का अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रतिमाह आय करके देता है, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना करो। आयकर में छूट समस्त बचतों का 100%। ये देखिए नई लाइन लिखी हुई है, ये आयकर में छूट समस्त बचतों का 100% होती है। अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए। आयकर की दरें 1,60,000 रुपये तक कोई कर नहीं, 1,60,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक, 1,60,000 रुपये से अधिक राशि का 10%। नंबर 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 14,000 रुपये प्लस 3 लाख रुपये से अधिक राशि का 20%। नंबर 4 5 लाख रुपये से अधिक 54,000 प्लस 5 लाख रुपये से अधिक राशि का 30%। तो ये 4 आयकर की दरें हैं। बी पार्ट अधिभार देय कर का 10% यदि कर योग आय 10 लाख रुपए से अधिक है। अधिभार तब निकालेंगे जब 10 लाख रुपए से अधिक होगा। सी शिक्षा उपकर देय कर का 2%। डी माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय कर का 1%। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। पहला स्टेप होता है सकल आय 40,000 रुपये मासिक दे रखी है, तो 40,000 इंटू 12, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये। तो ये क्या हो गई इसकी मासिक आय हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न में कोई मानक कटौती नहीं है। जब मानक कटौती नहीं होती है तो धारा 80C के अंतर्गत प्रश्न में दिया हुआ भी है जो बचत होगी उसका 100% हमको छूट मिल जाती है। तो पहले निकालेंगे धारा 80C के अंतर्गत कुल बचत।
कितनी हमने बचत करी है। प्रश्न को देखिए तो क्या क्या दे रखा है, 48,000 रुपये अपने समान भविष्य निधि में, 48,000 प्लस आगे देखिए 12,000 रुपये का अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में, 12,000 अर्धवार्षिक है इंटू 2। और देखिए इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये दो ही बचत इसमें दे रखी हैं, 48,000 प्लस 12 दूनी 24,000। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर आ गया आपका कितना, आगे जोड़ने पर 72,000 रुपये। तो इस पर छूट धारा 80C के अंतर्गत छूट। प्रश्न में लिखा हुआ है आयकर में छूट समस्त बचतों का 100%, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अधिक सीमा 1 लाख रुपए। तो हमारा तो 1 लाख से कम ही है, तो यही हमको छूट मिल जाएगी। तो कितनी छूट हो गई, 72,000 का, चाहे निकाल के दिखा दीजिए 100%, 72,000 इंटू 100/100 कितनी आ गई, 72,000 रुपये। उतनी ही छूट आ जाए। तो ये छूट जो है हमारी सकल आय में से घट जाएगी और घटकर हमें प्राप्त होगा कर योग आय। क्या प्राप्त होगा हमको, कर योग्य आय। कितनी थी हमारी, 4,80,000 माइनस 72,000 बराबर आ गई, घटाएंगे तो 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 7 में 7 गया 0 4, 4,08,000 रुपये। तो ये क्या आ गए हमारी कर योग आय, 4,80,000 माइनस 72,000 रुपये, 4,08,000 रुपये। अब हम इस पर आयकर निकालेंगे। तो आप देखिए ये जो है कर योग आय कौन सी श्रेणी में आ रही है, आप देखिए जरा किस में आ रही है। जो श्रेणी दे रखी है 4, उसमें आप देखिए हमारी कितनी आई है, 4,08,000। तो किस कैटेगरी में आएगी, थर्ड कैटेगरी में, जिसमें दिया हुआ है 3 लाख से 5 लाख तक। 3 लाख से, ये 3 लाख से अधिक है और 5 लाख से कम है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगी, थर्ड कैटेगरी में आएगी। तो कर योग आय आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के मध्य है, के क्या है, मध्य है आयकर। इससे आयकर निकाल लीजिए। देखिए तीसरी श्रेणी में क्या दिया हुआ है, 14,000 रुपये प्लस 14,000 रुपये प्लस क्या दिया हुआ है, 3 लाख से अधिक राशि। 3 लाख से क्या है, अधिक राशि। तो 4,08,000 माइनस 3 लाख का कितने % दिया हुआ है, 20%। 20%। तो 14,000 प्लस घटा दीजिए क्या आ गया, 1,08,000 रुपये का 20%, 20/100, 1 0 2 0 1 0 2 0। तो 14,000 प्लस गुणा कर दीजिए 0 0 2 8 16, 21,600 रुपये। और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कुल कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 21 4 35, 35,600 रुपये। तो ये हमारा क्या आ गया, आयकर आ गया। अब प्रश्न में देखिए आयकर की गणना के बाद दिया हुआ है अधिभार। मतलब अधिभार में लिखा हुआ है 10 लाख से अधिक हो तभी आयकर 10% कटेगा, क्योंकि हमारा 10 लाख से कम है, इसलिए हम कहेंगे इसमें अधिभार जो है 0 होगा। अधिभार क्या होगा, 0 0। फिर उसके बाद दूसरी कटौती दे रखी है शिक्षा उपकर देय कर का 2%। तो 35,600 का 2%, 2/100, 2 0 2 0 कट गए, 2 6 12, 2 5 10 और 11, 2 3 6 और 1 712 रुपये। एक कर और दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, उच्च शिक्षा उपकर। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर 1% देय कर का। तो 35,600 का 1%, 1/100, 2 0 2 0 कट गए,
356 रुपये। तो कुल देय आयकर हो गया 35,600 देने थे, प्लस 712 रुपये आ गया शिक्षा उपकर, प्लस 356 रुपये उच्च शिक्षा उपकर। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया 36,668 रुपये। 36,668 रुपये आ गया। अभी प्रश्न में आप देखिए, यह व्यक्ति, प्रश्न में देखिए, यह व्यक्ति 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता रहा प्रथम 11 महीने तक। तो 11 महीने में यह हम कहेंगे पहले से, एडवांस कहेंगे आप, पहले से दिया आयकर। 1,600 रुपये दिए एक माह में और 11 महीने तक देता रहा। तो 11/0 11/0 11 6 66 6 11 और 6 17,600 रुपये ये ऑलरेडी अदा कर चुका है। इसलिए अंतिम माह में जो 12 महीना होगा, अंतिम माह में दिए जाने वाला, अंतिम माह में लिख दीजिए देय आयकर। देय आयकर 36,668 रुपये देने थे, 17,600 रुपये पहले से दे दिए। तो ये कितना बच गया? ये 19,068 रुपये, बराबर 19,068 रुपये। तो इतना और उसको भी देना होगा 11 माह में देने से बाद। ये पूरा हल हो गया। छात्रों, एक अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न 6, किसी व्यक्ति की प्रति माह आय 45,000 रुपये है। उसने प्रधानमंत्री राहत कोष में 60,000 रुपये जमा किया, जिस पर आयकर में 100% की छूट है। किसी मंदिर में 10,000 रुपये दान दिया, इस पर आयकर में 50% की छूट है। भविष्य निधि खाते में 7,500 रुपये प्रति माह, 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में तथा 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। उस वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा दिया गया आयकर ज्ञात कीजिए। 1 लाख रुपये की बचत पर 100% है और आयकर की दर निम्नवत है। नंबर 1, 1,60,000 रुपये तक आयकर कर मुक्त। नंबर 2, 1,60,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक 1,60,000 रुपये के ऊपर की राशि का 10%। नंबर 3, 5,01,000 रुपये से 8 लाख रुपये तक 34,000 रुपये, प्लस 5 लाख रुपये से अधिक आय का 20%। नंबर 4, अतिरिक्त शिक्षा अधिभार आयकर का 3%। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सकल आय प्रश्न में दे रखी है 45,000 रुपये मासिक। तो 45,000 इंटू 12 से गुणा करें, 5,40,000 रुपये, ये इसकी सकल आय है। अब इसने कुछ धन प्रधानमंत्री राहत निधि में और कुछ धन मंदिर में दान दिया है। तो ये सब जो है घटाए जाते हैं। तो कौन सी होती है? धारा 80G के अंतर्गत जमा धन पर छूट। क्या क्या किया है इसने? एक तो प्रधानमंत्री राहत निधि में 60,000 रुपये दिए हैं और इस पर कहा है हमने कितने प्रतिशत छूट है? 100%। प्लस और क्या किया है इसने? मंदिर में दान दिया है 10,000 रुपये, इस पर छूट दिया है 50%। तो ये तो कैंसिल हो गया इससे। 60,000 रुपये प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो ये आ गया कितना? 5,000 रुपये। तो कितना हो गया ये? 60 और 5 65,000 रुपये। और क्या कटौती मिलती है? धारा 80C। तो धारा 80C के अंतर्गत कुल जमा धन 7,500 रुपये जमा किए हैं मासिक। तो 7,500 गुणा 12 प्लस 12,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये, तो 90,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 बराबर 1,32,000 रुपये आ गया। इसने बचत कर ली। प्रश्न में लिखा हुआ है 1 लाख रुपए तक ही 100% मिलेगा। अगर उससे अधिक बचत कर लेते हैं तो बचत तो कर ली,
पर जो छूट मिलेगी वो कितने तक मिलेगी? 1 लाख रुपए तक। परंतु इसमें इसका मतलब जो मान्य है 1 लाख रुपए, इससे ज़्यादा मान्य नहीं है, इसलिए छूट हो गई 80C के अंतर्गत छूट हो गई, कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। तो अब ये दोनों जो हमें छूट मिली है घटा दीजिए, और घटाने पर आपको पता चल जाएगा कर योग आय कितनी थी? 5,40,000 माइनस कितनी छूट मिल गई? 65,000 की तो एक छूट मिल गई और 1 लाख की छूट एक मिल गई, तो ये हो गया 5,40,000 माइनस 1,65,000। घटा दीजिए और घटाने पर आ जाएगा 3,75,000। 3,75,000 रुपये आ गया। अब इस पर हम निकालेंगे आयकर। तो आप अपने प्रश्न में देखिए जो सीमाएं दे रखी हैं, जो दरें दे रखी हैं, यह कौन सी दर में आ रहा है? 3,75,000 किस सीमा में आ रहा है? देखेंगे आप 1,60,000 रुपये से 5 लाख रुपए के बीच में है। ये 1,60,000 से किसके बीच में है? 5 लाख रुपए के बीच में है। और इस पर क्या दे रखा है प्रश्न में? देखिए आप प्रश्न में देखिए, ये दे रखा है हमारा जो आया 3,75,000, तो ये आ गया 1,60,000 एक से 5 लाख रुपए तक कर दिया हुआ है। 1,60,000 के ऊपर की धनराशि का 10%, तो कितना? 3,75,000 माइनस 1,60,000। घटा दीजिए, पहले कितना आ गया ये का 10% घटा दीजिए। घटाने पर आ गया 2,15,000 इंटू 10/100, 2 काट दीजिए, तो ये आपका आ गया 21,500 रुपये। ये 21,500 रुपये आ गया क्या? आयकर। अब इसमें लास्ट में दिया हुआ है अधिभार, अतिरिक्त अधिभार शिक्षा पर 3%, तो लिख देंगे शिक्षा अधिभार 3%। 21,500 का 3%, 3/100, 2 कट गए, 3 पंजे 15, 3 और 1 4, 645 रुपये। तो ये अधिभार हो गया, इसलिए कुल आयकर 21,500 प्लस 645 रुपये, इन दोनों का योग कर दीजिए 22,145 रुपये। तो ये कुल आयकर है जो इस व्यक्ति को देना होगा। प्रिय छात्रों, अभी तक हम प्रत्यक्ष कर पर प्रश्न कर रहे थे। अब अप्रत्यक्ष कर पर प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, किशोर एक जोड़ी चप्पल खरीदता है जिसका बिक्री मूल्य 180 रुपये है। बिक्री कर की दर 10% है। ज्ञात कीजिए किशोर को चप्पल की कुल कितनी राशि देनी होगी। हल, कितना बिक्री कर देना पड़ा? 10%। किसका मूल्य है? 180 रुपये। 180 गुणा 10%, 10/100, ये 2 जीरो कट गए, 18 रुपये बिक्री कर है। अतः किशोर को चप्पल खरीदने के लिए कुल राशि देनी होगी 180 रुपये प्लस 18 रुपये बिक्री करके है, बराबर हो गया 198 रुपये। 198 रुपये उसको देने होंगे। दूसरा प्रश्न, डेविड 441 रुपये में एक जोड़ा जूता खरीदता है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि जूते का बिक्री मूल्य 420 रुपये हो तो बिक्री कर की दर बताइए। इसका मतलब कितना बिक्री कर देना होगा उसको? 441 माइनस 420, 420 बिक्री मूल्य था, देना पड़ा 441 रुपये। इसका मतलब कितना आ गया? 21 रुपये बिक्री कर है। तो माना बिक्री कर की दर x% है, तो x% किसका होता है? जो बिक्री मूल्य होता है 420 का x% बराबर 21 रुपये। 420 इंटू x/100 बराबर 21, 420 x बराबर 21 की 100 से गुणा कर तो 2100 रुपये, इसलिए x बराबर 2100/420, 0 कट गया और 42 से ये 5 बार कट जाएगा, 5%। अतः हम कहेंगे बिक्री कर की दर 5% है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष कर पर और अधिक प्रश्न नहीं आते हैं, इसी प्रकार के छोटे प्रश्न रहते हैं। इस प्रकार से छात्रों, ये यूनिट 2
जो कराधान थी, टैक्सेशन थी, वो समाप्त होती है। आपको समझ में आ गई हो।